71A में हूँ और हमारे साथ में जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर कामेश्वर झा जी, जो कि उपाध्यक्ष हैं बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के। और इस समय हमारा सौभाग्य है कि वो यहाँ पर वैसे स्वास्थ्य कारणों से आए हैं, और उनकी पत्नी की जो है वह स्वास्थ्य जो है वो अच्छी नहीं है और दिल्ली एम्स में चल रहा है। और एम्स के लिए सबसे अधिक मिथिला वासियों को जद्दोजहद पिछले कई वर्षों से करना पड़ रहा है। एम्स वहाँ बन नहीं रहा है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य के ऊपर मैं इनसे पूछता हूँ कि बिहार के लोगों में स्वास्थ्य की जो दशा है वो कैसी है, फिर हम बाद में शिक्षा की बात करेंगे। स्वागत है आपका। बिहार के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में वर्तमान में समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से बिहार के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और बिहार की सरकार को, भारत सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि पटना में एम्स खोला गया, दरभंगा में एम्स की प्रक्रिया चल रही है। अभी बिहार सरकार के द्वारा 200 एकड़ जमीन का प्रबंध किया गया है, लगभग 200 एकड़ जमीन का, वहां भी काम शुरू हो गया है। यह तो अर्थ फिलिंग, मिट्टी भरने का काम तो मैंने अपनी आंख से देखा है, मापी और मिट्टी भरने का काम वहां शुरू हुआ। और मुझे बहुत प्रसन्नता है आपके माध्यम से देशवासियों को ये कहने में कि भारत की वर्तमान सरकार ने कई दर्जन एम्स भारतवर्ष में खोले, लेकिन अभी विश्व स्तर पर एक जो गणना होती है, जांच होती है, उस गणना और जांच में एम्स दिल्ली दुनिया का सबसे अच्छा अस्पताल साबित हुआ है और पटना का अस्पताल 50वां स्थान पर दुनिया के 100 सबसे बेहतरीन अस्पताल में पटना का एम्स भी आया है। ये दोनों खुशी की बात है। एक समय था जब ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज के नाम पर केवल बाजारबाजी थी, कंपाउंडर और गांव के कुछ टॉप डॉक्टर के नाम पर लोगों का शोषण करते थे। अब ब्लॉक स्तर पर डॉक्टरों का पदस्थापन हुआ है, दवाएं लोगों को मिलने लगी हैं और स्वास्थ्य का माहौल बदल रहा है। तो आपने सुना है इससे स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बाद हम चलते हैं शिक्षा के बारे में। क्या पूछना चाहते हैं आप शिक्षा के बारे में? मैं शिक्षा के बारे में जानना चाहता हूं सर कि आप बिहार सरकार की शिक्षा निदेशक रह चुके हैं और कई प्रोफेसर, कई सारे विश्वविद्यालय इत्यादि में काम किए हैं, तो आपने शिक्षा के संबंधित जो बता रहे थे कि पीएचडी किए, भारत के सबसे पहला पीएचडी किसके ऊपर आपने किया? सरदार पटेल पर किया था, सरदार वल्लभ भाई रावल भाई पटेल पर। इस देश में पहला पीएचडी करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ था। पहला पीएचडी आपने जो है सरदार पटेल जी पर किए हैं। आपको क्या लगता है कि विश्व के अंदर भारत की यदि एक गुणगान किया जाए तो उसमें पटेल जी को, या चाहे भारत के अगर कई ऐसे पुरुषों की गिनती किया जाए तो उसमें किनको सबसे महत्वपूर्ण? साफ ये पूछना चाहते हैं इनसे कि जवाहरलाल नेहरू और पटेल में आप किसको एक प्राथमिकता? जी 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 बिल्कुल। कहीं भी कोई संदेह नहीं है कि भारत जो आज है, आज का भारत, ये भारत शब्द, इस पर आपने कुछ अनौपचारिक चर्चा हमसे की थी। जी जी जी, ये था, ये शब्द था, लेकिन वस्तुतः यह केवल काल्पनिक शब्द था। भारत था नहीं, भारत था नहीं। चाणक्य ने, चंद्रगुप्त ने भारत बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत में छोटी छोटी दूरी पर अलग अलग राजा थे, सबका झंडा अलग, सबका संविधान अलग, और सब कुछ कहने के लिए केवल भारत था। एक भावना में भारत का स्थान था, यथार्थ में नहीं था। न कोई भारत का झंडा था, न भारत का कोई संविधान था, न भारत की कोई सरकार थी। यह तो भारत देश को
जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उनके उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल के कारण, उनकी दूरदर्शिता के कारण, उनके कूटनीति के कारण, उनके व्यवहार कुशलता के कारण देश में 565 देशी रियासत को मिलाकर भारत बना, एक झंडा बना, एक संविधान बना। हाँ, संविधान में थोड़ा खोट हुआ जम्मू कश्मीर को लेकर, लेकिन वह खोट जब सरदार पटेल बीमार थे, आसाम चले गए थे, आसाम से लौटे तो पता चला कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा है, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी से बात किया और कहा कि मैं तो त्याग पत्र दे दूंगा इसके कारण अगर ये होगा तो। तब समझौता हुआ शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जी के बीच में। उस समझौता के कारण उसमें टेम्पररी वर्ड, अस्थायी शब्द जोड़ा गया, और वह अस्थायी शब्द नहीं रहता तो प्रकारांतर में वर्तमान सरकार ने उस 370 को तोड़ने का जो प्रयत्न किया है, अभी तो पूरी तरह खत्म वर्तमान सरकार को नहीं मिली है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जी जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद ही ये होगा। लेकिन जो थोड़ा सा प्रयत्न भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की, वह सरदार पटेल अगर टेम्पोररी वर्ड नहीं जोड़े होते, अभी तक सुप्रीम कोर्ट फैसला भी दे दिया होता, टूट गया रहा। इसलिए सरदार पटेल मेरी दृष्टि में नेता के रूप में इस देश में भारत के निर्माण में बहुत बड़े हैं। अब जहां तक आपका प्रश्न है कि दोनों में कौन बड़े, सरदार पटेल और पंडित नेहरू में, मैं कहूंगा ये फैसला करने का औकात भारत के किसी भी नागरिक को नहीं है, न मुझे है, न आपको है, न यह धारणा बननी चाहिए। क्योंकि जब आजादी की लड़ाई थी, अगर जब जवाहरलाल नेहरू थे और सरदार पटेल थे, कुछ कार्य जवाहरलाल नेहरू के जिम्मे गांधी जी ने दिया था और कुछ कार्य सरदार पटेल के जिम्मे दिया था। पटेल चुनाव जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नहीं बन सके, आपके रिसर्च में यह भी बात आया होगा? चुनाव ऐसा नहीं हुआ था, कभी भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ। एक परंपरा थी कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, सबसे ज्यादा डेलीगेट जिसको वोट देता था वो कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे। गांधी जी के सामने समस्या थी कि देश का उत्तरदायित्व, वो अपना उत्तराधिकारी किसको बनावे। देश तो एक बापू को मानता था, तो देश तो बापू को मानता था, और उनके अपने उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए कांग्रेसियों की उन्होंने बैठक की और आचार्य कृपलानी को यह भार दिया कि आप सभी कांग्रेस के डेलीगेट से, जो वोटर हैं, उनसे पूछिए। आचार्य कृपलानी ने रिजल्ट सुनाया कि ज्यादा लोग जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं। अब ये आचार्य कृपलानी का झूठ था या कोई प्रपंच था, बापू तो किसी को असत्य बोलने के लिए नहीं कहते, लेकिन आचार्य कृपलानी ने जो रिजल्ट दिया, उस रिजल्ट के आधार पर वे हुए। हम थोड़ा शिक्षा पे बात करना चाहते हैं और वर्तमान शिक्षा पे बात करना चाहते हैं, और खासतौर से बिहार में उच्च शिक्षा की दशा जो है वो दिनानुदिन जो है वो पूरे देश की पिछड़ती जा रही है। बिहार उसमें खासतौर से, भले ही यूपीएससी में अलग अलग जा करके लोग अपना स्थान बना रहे हैं, लेकिन बिहार की स्थिति खराब होती जा रही है। इसका आप किसको मान रहे हैं? बिहार की स्थिति खराब नहीं होती जा रही, ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। बिहार की स्थिति बहुत खराब थी, उससे उबर रही है, लेकिन जिस तेजी से उबरनी चाहिए थी, जैसे वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संगठित प्रबंधन संस्थान बनाया, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी बनाया, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय बनाया, उस तरह उस भावना को लेकर बिहार के लोगों को, बिहार के अभिभावकों को, बिहार के विद्यार्थियों को तीव्रता से इसके सामने आना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी नैक के एक्रेडिशन में एक रेट लाया, और अभी सारे भारतवर्ष में विधि के पढ़ाई में अव्वल नंबर 1 में गिनती अगर कहीं है तो चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी की गिनती है। जितने भी जजेस की बहाली जहां भी भारतवर्ष में हो रही है,
एक समय बनारस का बोलबाला था, इलाहाबाद का बोलबाला था, अब चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी का बोलबाला है। मैं ये मानता हूँ, ये आपने सही कहा। और मैं थोड़ा कह देता हूँ, जब आपने प्रश्न पूछा और बेबाकी से आपने मुझे उत्तर देने का, मैं आपका आभारी हूँ कि आप मेरे उत्तर को सुन रहे हैं। इसमें जो एडिट करना चाहें ये आपकी मर्जी, लेकिन मैं कहूंगा, आप सच बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि लॉ में हम लोग निकल चुके, बहुत आगे निकल चुके। प्रबंधन में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान का महत्व, जिस तरह से अहमदाबाद प्रबंधन संस्थान का महत्व है, वो महत्व है। बीएड की पढ़ाई में पूरे भारतवर्ष का नोडल यूनिवर्सिटी मिथिला विश्वविद्यालय बना है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पूरे भारतवर्ष का नोडल बीएड में मिथिला विश्वविद्यालय बना, और 14 वर्ष है कि जब बना है तो सबसे अच्छा प्रबंधन नोडल के रूप में वह कर रहा है। ये सारी बातें हैं। हाँ, आपकी नजर जहां है पारंपरिक विश्वविद्यालय, वहां विद्यार्थी कम क्लास में आ रहे हैं, परीक्षाएं विलंब से हो रही हैं जी, तो इसी के कारण, देर से आ रहे हैं। इसी के, तो क्या नहीं लगता है कि फिर अब वो समय आ गया है पाठक जी के आने के बाद, जो राजद और जदयू इन दोनों में फिर कहीं चंद्रशेखर जी का जैसे बयान आया है, जो लग रहा है कि मैं जिस पद पर हूँ, मैं जिस पद पर हूँ, उस पद पर रहने के कारण मैं राजनीति शास्त्र का छात्र हूँ, लेकिन मैं जिस पद पर हूँ उस पद की गरिमा के अनुरूप मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इतना मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि पाठक को जब बनाया गया था मद्य निषेध का प्रधान सचिव, उस समय भी ये शंका व्यक्त की गई थी। उस समय जदयू के ही सुनील उसके मंत्री थे, कोई तकरार नहीं हुआ। और जहां तक पाठक जी का सवाल है, उसे बिहार के सभी राजनेता जानते हैं कि वह आदमी मंत्री के कार्य क्षेत्र में दखल नहीं देता है, और मंत्री के साथ उसकी कोई लड़ाई नहीं होती है। उसकी लड़ाई होती है जो गलत करते हैं उनके साथ, और वो काम करवाने का आदी है। नेपाल, झारखंड, दिल्ली, हर जगह मैथिली को अब एक स्थान मिल रहा है भाषा के रूप में, और मिथिलांचल में मैथिली का कोई स्थान अब लगता है जैसे रह ही नहीं गया है। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? आप मिथिलांचल से आप मैथिली के लिए, मैथिली की इंटरव्यू बिहार सरकार ने सबसे पहले ली, और सबसे पहले 16 ईस्वी में जब बिहार लोकसभा आयोग से नियुक्ति हुई तो पहली नियुक्ति मैथिली भाषा के लिए हुई, पहली नियुक्ति, और उसमें मैथिली के 56 शिक्षक की नियुक्ति पहली बार हुई। उसके बाद से प्राइमरी स्कूल में मैथिली के शिक्षक की व्यवस्था पहले नहीं थी, उसे फिर मिथिला के लोगों ने आवाज उठाई, आपके जैसे प्रखर पत्रकार ने आवाज उठाई, बिहार की सरकार ने स्वीकार की, और अब मैथिली के लिए भी शिक्षक की नियुक्ति हो रही है। इसका श्रेय आपको है, इसका श्रेय आप लोगों को है। अब चलते चलते आपसे क्या मैसेज आप देना चाहते हैं बिहार के छात्रों को, खास तौर से उच्च शिक्षा के लिए जो छात्र थोक के भाव से कोटा में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वहाँ भी बिहार के ही टीचर होते हैं, दिल्ली में आ रहे हैं जगह बेजगह, यहाँ भी बिहार के ही टीचर हैं, तो उनके लिए क्या आपका है संदेश? बिहार के बच्चों में, हमारे बिहार के बच्चे दुष्प्रचार के शिकार हैं, क्षमा चाहेंगे हम आपसे। उनकी क्षमता, उनकी मेधा जितनी है, उसे फूलने के लिए, फैलने के लिए, उसके प्रसार के लिए जो एक माहौल चाहिए, बिहार विरोधी तत्व इस भारतवर्ष में बहुत हावी है। वे बिहार को फूलने फलने नहीं देना चाहते हैं, वे हमारे बच्चों के भी मनोबल को तोड़ते हैं। बिहार ने इन बच्चों के लिए व्यवस्था की कि इन्हें पैसे की अगर कमी है तो बिहार की वर्तमान सरकार ने 5 लाख रुपया ऋण देने की व्यवस्था की, और वो ऋण 2% ब्याज पर बैंक देता है, 10 पर, 12 पर, 2% पर, और वो भी तब जब वो नौकरी कर लेंगे, नौकरी पकड़ने के 6 महीना के बाद से वो भुगतान करेंगे। लेकिन दुष्प्रचार के कारण बच्चों तक ये संदेश नहीं पहुंचा, पहली बात। दूसरी बात, बिहार में जो माहौल है बच्चों के कारण नहीं है गड़बड़। बिहार को जब तक जातिवाद से मुक्त नहीं कीजिएगा
जब तक जातीय घृणा दूर नहीं कीजिएगा, कोई ब्राह्मण का बच्चा अगर टॉप करता है तो उसकी कोई मान्यता नहीं है यदि किसी गैर ब्राह्मण की नजर में। इसी तरह से दूसरे जात के बच्चे यदि टॉप करते हैं तो ब्राह्मणों की नजर में भी उनकी मान्यता नहीं है। ये जातीय घृणा बिहार की बर्बादी, बिहार की अवनति, बिहार की शिक्षा, बिहार के स्वास्थ्य, बिहार के विकास। सुप्रीम कोर्ट से आप सहमत हैं कि उन्होंने जातिगत जनगणना पे रोक लगाया? ये गलत सोच है। जातीय जनगणना जातिवाद को खत्म करने की दिशा में एक कारगर कदम होता, ये जातिवाद को बढ़ाता नहीं। यदि सभी जात का अभी लोग गलत आंकड़ा के आधार पर आरक्षण ले रहे हैं। भुजियार, भूमिहार, हाँ, कानकुब, ये गलत आंकड़ा पर। मैथिल, सारस्वत, ये इतने ब्राह्मणों में जातियों को अलग जातीय करके गणना उसमें होने तमाम है। से नहीं, जातीय गणना होने से उपजाति की गणना नहीं थी यार। उपजात लोग दर्ज करा सकते थे, लेकिन जातीय गणना से ये तो नंबर है। जातीय गणना से उपजातीय स्थिति समाप्त होगी और सामाजिक एकता का विकास होगा। न्याय, जिसका जो हक है वो देने का मौका मिलेगा, तो फिर वो आक्रोश समाप्त हो जाएगा जिस आक्रोश से घृणा पैदा होती है। अच्छा जी। तो डॉक्टर कामेश्वर झा जी ने बेबाक तरीके से हर एक सवालों का जवाब दिया और उसके रास्ते भी बताए कि आपको किस तरह से इसमें कामयाबी मिल सकती है। आप भी कामयाब हो सकते हैं। अगर हमारे इस इंटरव्यू को आप देख रहे हैं तो आप इस पर अमल करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। कैमरा पर्सन के साथ मैं हर्षशंकर तिवारी, भजनपुरा।